इनकी औकात नहीं है। देशद्रोही सच्ची बात यही है कि वो देशद्रोही है। लेकिन आपने जब वहाँ पे भाषण दे रहे थे तो आप बोले थे भगवा से बच करके, आखिर ऐसा क्यों बोले आप? उनका मरा हुआ शव हिंदुस्तान को वापस दिया, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में अभिनंदन सही सलामत आए। तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं प्रवीण गुप्ता। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिले के यहाँ पर बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि राजोपट्टी एक छोटा सा बाज़ार है, और उसी बाज़ार के थोड़ा सा हट के हम मौजूद हैं। अभी हमारे साथ शौकत अली जी हैं, जो कि बरौली विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस द्वारा। और ये इनका भाषण आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना कि इन्होंने महंगाई पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और अच्छी अच्छी बातें ये कही कि जो निजीकरण किया गया है उसका विरोध किए। लेकिन एक और ख़ास चीज़ इन्होंने कहा भगवा से बच करके रहिए। आखिर भगवा से क्यों बच करके रहिए, इसके बारे में भी हम लास्ट में विचार करेंगे। सबसे पहले इनका हाल चाल पूछ ले। सर, अपना हाल चाल बताइए, अभी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। बहुत हम अपने नेत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, हम अपने नेता राहुल जी को और सोनिया जी को। और अच्छा, बहुत बढ़िया इसलिए है कि हम गठबंधन को भी धन्यवाद दे रहे हैं, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, तमाम गठबंधन को, बिहार के। अच्छा, अभी जो महंगाई चल रही है, जिसमें से पहले था कि परिवार में अगर 10 लोग हैं तो एक व्यक्ति के कमाई से पूरा परिवार चल लेता था, लेकिन आज के विषय में एक व्यक्ति के कमाई से पूरा परिवार चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल नामुमकिन है। उस ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी, एक व्यक्ति कमाता था तो 10 परिवार चल जाता था। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक परिवार से 4 व्यक्ति भी कमा रहे हैं तो उनका चूल्हा आंच मुश्किल से जलता है। ये बात तो सही है। और जो ग्रामीण हैं जिनको बहुत ही सारी समस्याएं हैं, जैसे कि नल जल जो फेल हुआ है, इसमें नीतीश कुमार जी का पूरा हाथ है। तो नल जल जो फेल हुआ है, आप तो नीतीश कुमार जी के सपोर्टर भी हैं। आपने पिछले वीडियो में उनके सपोर्ट करते हुए कुछ धन्यवाद भी दिए थे, तो अभी भी आप दे रहे हैं। तो आप उनके फेल नल जल पे क्या कहिएगा? फेल नीतीश जी नहीं हुए हैं, हाँ। फेल हम आप हुए हैं। हाँ। कैसे? आप एक सच्चा देशवासी होने के नाते, मैं एक सच्चा देशवासी होने के नाते, हम और आप अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? नल जल अगर नीतीश जी ने इतनी अच्छी योजना दिया है, ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं बनता है कि हम उससे आलू और प्याज पाइप लगा करके खेत में पटाएं। लेकिन कहीं कहीं तो मोटर भी नहीं लगा है, चालू भी नहीं हुआ है। इसके विषय में जैसे कि अफसर जो करप्ट हैं, घटिया प्रोडक्ट यूज किया गया है, कहीं कहीं तो पूरा तरीके से पाइप का सक्षम काम भी नहीं हुआ है। कहीं कहीं तक जो ठेकेदार हैं उनका पैसा पेंडिंग है, वो अपने प्रोडक्ट को फिर उखाड़ कर अपने घर ले जा रहे हैं। तो इसमें तो अगर सारी देखा जाए तो अधिकारी सहित कई लोग दोषी हैं। तो उन पे आपका क्या टिप्पणी रहेगा? इस पे कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, तमाम देशवासियों को, ग्रामीण वासियों को भी देखना चाहिए। सिर्फ नीतीश जी और लालू जी, सोनिया जी के कंधे पे हम सब बोझ न दें। हमारा अपना भी कर्तव्य है कि नल जल का जो कार्य हो रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है उसका, किस ढंग से कौन सा पीवीसी लग रहा है, कौन सा टंकी लग रहा है। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व है। अच्छा, अभी जो निजीकरण पे आपने कुछ बातें कही थी, निजीकरण हो रहा है तो इसमें तो इसका विरोध बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग इसका तारीफ भी कर रहे हैं। हमने जहाँ तक अपने कई वीडियो में सुना भी है कि उसमें लोग तारीफ ये कर रहे हैं कि रेलवे बिका है तब से साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, जब नहीं बिका था तो साफ सफाई नहीं था। इस पर आपका क्या कहना है? निजीकरण पे यही कहना है कि एक तरफ आरक्षण दिया गया है अपर क्लास के लोगों को, और दूसरी तरफ बेचा जा रहा है। तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कहाँ, पहली बात। दूसरी बात, यही रेल लालू जी के कार्यकाल में फायदा में चला और आज घाटे में चल रहा है। लेकिन इतना तो आपको मानना भी पड़ेगा कि मोदी जी के कार्यकाल में हमारी जो छोटी लाइन है, जो कि पहले थी थावे से लेकर के छपरा कचहरी के जाने वाली, अब वो बड़ी लाइन हो चुकी है, और यहाँ से पाटलिपुत्र की भी ट्रेन जाती है, बड़ी लाइन की भी ट्रेन जाती है। तो इस पे तो आप उनका थोड़ा सा तारीफ जरूर करेंगे। ये तो लालू जी और मनमोहन जी का देन है। लालू जी के समय में और नीतीश जी के समय में यहाँ जोनल ऑफिस आया आपके हाजीपुर में,
जहां एक बढ़ा पूरे देश में, अच्छा। उसके बाद कहीं बढ़ा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि ये योजना लालू जी के समय से ही, नीतीश जी के समय से, और कार्य की गति भी पकड़ा मनमोहन सिंह जी के समय में। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि उद्घाटन, शिलान्यास तो आपके पार्टी करती है, लेकिन उद्घाटन बीजेपी कर देती है। ये किस्मत की बात है, लॉटरी लग गई तो कर दे रहा है। उद्घाटन तो पीएम मोदी साहब ने ताज एक्सप्रेसवे का भी किया, बनाया था दूसरे ने। और आज 15 दिन हुआ, पूरा देश में भूचाल मच गया, गड्ढे पे गड्ढा, कई गाड़ियां एक्सीडेंट कर गई। तो उद्घाटन तो ही करना जानते हैं, उद्घाटन मास्टर तो हैं। अच्छा, अभी हर घर तिरंगा लहराना है, हर घर तिरंगा लहराना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। जैसे कि आप इसमें अपने पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों के दिल में तिरंगा है और सभी देशवासियों के सोच में तिरंगा है, सभी देशवासियों के हाथ में तिरंगा है। जिस दिन आज देखे होंगे नेहरू जी के हाथ में तिरंगा है, उसी तरह देशवासियों के हाथ में तिरंगा है। ये तो डाइवर्सन किया गया है, डाइवर्सन इन द सेंस कि आपने अरबों का कॉन्टेक्ट दिया है चाइना को, और तिरंगा बनता था, बनता है हथकरघा और खादी ग्राम उद्योग से। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम खादी का अगर तिरंगा बनवाते हैं तो काफ़ी महंगा आएगा, जिसमें से छोटे छोटे परिवार को खरीद पाना मुश्किल होगा, और लायलून जो कि सस्ता पड़ रहा है उसमें खरीदना उनके लिए आसान होगा? ये योजना पहले से इनको यही कर देना चाहिए था। इंपोर्ट क्यों करने गए अपने दुश्मन से, जो 250 किलोमीटर पकड़ लिया है? उससे दुश्मनी भी रखें और दोस्ती भी। वाह मोदी जी वाह, आप पहले यही योजना, एक स्कीम यहीं पर यूनिट डाल दिए होते। एक यूनिट तो आप डाले नहीं, देश में जितने पीएसयू हो उसको बेचे जा रहे हैं। तो आप अल्टीमेटली नफ़ा तो आप चाइना को दे रहे हैं। दूसरा कि आप जो इंडस्ट्री है आपके गुजरात में, वहाँ भी आपने वहाँ ऑर्डर दिया है। आप तमाम गुजरातियों को क्या करना चाहते हैं मोदी जी, ये तो बता दें। 1.5 लाख करोड़ लेकर के भाग गया, कौन है उसमें? बिहारी है, कोई एक यूपी का है, कोई एक दूसरे स्टेट का है, नहीं है। अच्छा, आप लालू जी का तारीफ कर रहे थे और नीतीश जी का भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन नीतीश जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब आरजेडी में नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी गए। और तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उसके बावजूद भी ये लोग दोनों एक हो गए। तो इस पे तो हम और पूरी जनता जरूर कह सकती है कि नेताओं के बात पे विश्वास ना करें। देखिए, नेताओं की बात को पकड़ ली जाती है, वो जज्बाती बयान था। जज्बात हमारे धर्म में, मैं शौकत अली हूँ, मेरा धर्म इस्लाम है। जज्बात गुस्सा है, गुस्सा हराम है। तो गुस्से में आप भी कुछ कह सकते हैं किसी को, फिर वो रिलाई करते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि जब तक भाजपा के साथ थे खराब थे, अब आरजेडी के साथ है तो अच्छा लगने लगे हैं। तो जज्बात की बात कह रहे हैं। जब किसी से क्रोध होगा तो कुछ कह ही देगा, साथ आना जाना तो लगा हुआ है। अब एक बात बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने बुला करके, वो फाउंडर थे भाजपा के, आरएसएस के, अपने कैबिनेट में रखा। और हमारे संविधान के रचयिता हार गए, भीमराव अंबेडकर साहब, उनको चुनाव लड़वा करके यहीं बंगाल से, मुर्शिदाबाद से जितवा करके अपने कैबिनेट में रखा। तो सोच की फर्क है। उसी तरह से आज एक हो गए हैं नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस। क्या दिक्कत है? हम बुला करके करते हैं। और जहां तक देश की बात है, उसके हित में हमने कहा भी है। और क्या मोदी जी एक पीएसयू बनाए हैं? बेचने का अधिकार उनको किसने दिया है? वो बात तो सही है, लेकिन आप एक चीज़ हमें बता दीजिए, बिहार कई वर्षों से बर्बाद होते आ रहा है बाढ़ से, और बांध जो है एक समझा जाए तो नेताओं, कुछ नेताओं सहित
कुछ अधिकारी जो कि बांध टूटता है तो लूटने के कगार पे आ जाते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं। हालांकि कोई भी ठोस कदम बांध पे नहीं उठाए आज तक, ना ही लालू जी। लालू जी जब आए थे पानी देखने तो बोले थे इतना पानी तो हमारा पाड़ा पी जाएगा, लेकिन पाड़ा वो कहाँ मर गया है क्या कि अभी नहीं आता है। 2020 में ही आपने देखा था कि देवापुर का बांध टूटा, कई घर बेघर हो गए, माल जाल का भी नुकसान हुआ। कई लोग NH 27 पे आकर के रहने के लिए बहुत ही मजबूर थे और खतरों से खेल रहे थे ताकि गाड़ी आ जा रही है तो मरने का भी उनका चांस था। तो बांध को लेकर के आप अपने इस सरकार को क्या संदेश दीजिएगा? आपने दो बात कही, एक तो लालू जी की बात, पाड़ा की बात। हाँ। लालू जी किसी को हंसना देखना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये जो भी प्रत्याशी यहाँ पे हैं और साथ में देश की जनता है जो महंगाई से तो त्रस्त है ही है, लेकिन हम इनसे बात ये करेंगे कि इनकी जो क्या आशा है कि अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे क्या मांग है इनकी। तो सर आपकी मांग क्या है और आशा क्या है इस सरकार से? हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद नहीं कर सकते, सुझाव दे सकते हैं। सुझाव ही दे दीजिए। सुझाव ये देंगे, किसान फिर आंदोलन न करें, आपने वादा किया था MSP का वो पूरा करें। सुझाव ये देंगे, आप GST लगाए हैं और एसेंशियल कमोडिटीज़ पे, खदान पे, वो समाप्त करें। सुझाव ये देंगे, जो बच्चों का दूध तक उसमें शामिल है, बच्चों का पेन कलम भी उसमें शामिल है, कॉपी किताब भी उसमें शामिल है। सुझाव ये देंगे, विपक्ष को दुष्टता की नज़र से न देखें, सारे विपक्ष को जेल में भरने की प्रयास न करें। ईडी और CBI और इनकम टैक्स की सरकार मत बन के रह जाए, देश की सरकार बने, देश की जनता की सरकार बने। जो वादे में से एक भी उन्होंने पूरा किया हो तो कहें, बताएं। इतने सारे PSU बेच रहे हैं, आए दिन रेल, गेल, भेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, अब LIC, BSNL इसका नंबर है। तो भाई साहब 8 साल हो गए, सारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री ने कोई 28 बनाया, कोई 22 बनाया, कोई 6 बनाया, कोई 18 बनाया PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। आपने एक बनाया हो तो 8 साल में बता दें। तो आपके कहने के अनुसार केवल बेचा गया है, हाँ, बनाया नहीं गया है? नहीं बनाया गया है, केवल बेचा गया है। अच्छा, आपने एक आप भी देखिए कहाँ बनाया है, कहीं बेचा जा रहा है उसका तो हम देख रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने जब वहाँ पे भाषण दे रहे थे तो आप बोले थे भगवा से बच करके। आखिर ऐसा क्यों बोले आप? इसलिए कि 52 साल तक तो वहाँ तिरंगा फहराया ही नहीं गया। भगवा का जो कैंप है, ये नागपुर में जो इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ 22 साल तक तिरंगा फहराया ही नहीं गया। और आज वो इंपोर्ट करके झंडा बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आदमी 3 तिरंगा बांटो और लगाओ। सारे अधिकारियों से पैसे काटे जा रहे हैं, जितने गजटेड अधिकारी हैं उनसे पैसे वसूले महीने में। आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं। हमारा पूछने का लक्ष्य ये था, भगवा से आपको क्या प्रॉब्लम? आपने बोला था भगवा से बच करके। देश हित में होते तो 52 साल झंडा क्यों नहीं लगा? मान लीजिए कोई भगवान श्री राम का भक्त हो तो भगवा नहीं ले सकता है? अरे तो आप विचारधाराओं का विरोध करते हैं कि धर्म का विरोध करते हैं? नहीं, विचारधाराओं का, धर्म का नहीं है? धर्म का कभी नहीं, विचारधारा का। हाँ। और ससुद्दीन ओवैसी जी हुए हैं, हाँ। वो भी जय हिंद नहीं बोलते हैं। हाँ। उनके विषय में आप क्या कहिएगा? वो उनकी पर्सनल मैटर है। कांग्रेस का कोई भी सिपाही, कोई भी बच्चा बूढ़ा जय हिंद कहता है। हमारी नेत्री जब समाप्त करती हैं भाषण, सोनिया जी तो जय हिंद, इंदिरा जी कहती थी जय हिंद। असुद्दीन ओवैसी तो हमारे पार्टी से नहीं जुड़े हैं, उनका बात मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अभी देश को सुरक्षा को लेकर के जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ मुठभेड़, हमेशा छोटी मोटी गलतियाँ उनकी ओर से की जाती है और न्यूज़ माध्यम से आप देखते भी हैं, पूरी देश देखती है कि उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन राहुल जी ने कहा था राफेल घोटाला, तो इस पर आप 2 सूत्री हमें थोड़ा स्पष्ट है, बिल्कुल साफ सुथरी है। राहुल जी ने सच कहा है और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी बाद में इस बात को खुलासा किया है। और राफेल, आप खुद ही सोचें ना, पढ़े लिखे बंदे हो आप,
राफेल जो मनमोहन सिंह के ज़माने में 5,500 करोड़ का एक सौदा हुआ था, 16,000 में सौदा हुआ, 136 राफेल का सौदा हुआ था, वहाँ मात्र 36 राफेल का सौदा हुआ। और जिस व्यक्ति को दिया गया उसका कंटेक्ट अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को, तो अनिल अंबानी को तो एक साइकिल बनाने की एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उसकी फैक्ट्री है। कैसे उसको एक्सपीरियंस होगा एक लड़ाकू विमान को रखने का, मेंटेन करने का? अच्छा, आपने जब आप थोड़ा सा भूतकाल में घुस ही गए हैं तो एक हमारा भी सवाल रहेगा। हमारा पर्सनल सवाल है, किसी का सवाल नहीं है। पर्सनल सवाल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब पाकिस्तान ने जब हमारे एक भूतपूर्व सैनिक जो पाकिस्तान से व्यापार करते थे, जिनका नाम था सर्वजीत सिंह, और पाकिस्तान ने उनको जबरन बंदी बनाया, व्यापार के समय जबरन बंदी बनाया और उन्हें जासूस साबित करके उन्हें उनका मरा हुआ शव हिंदुस्तान को वापस दिया। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में अभिनंदन सही सलामत आए, तो इस पर आप अपने सरकार को क्या दोष दीजिएगा? नहीं, वो लाश आया और फिर वो नरेंद्र मोदी के समय में कैसे आ गए? आप लाश बोले और फिर बोले कि नहीं लाश। हम बोले ना सर्वजीत सिंह। हाँ, सरबजीत सिंह जो पहले थे। हाँ, हाँ। अभी अभिनंदन कहाँ बात किए थे? अच्छा, अभी अभिनंदन का। अभिनंदन सही सलामत आए थे, लेकिन सर्वजीत सिंह की हमें लाश मिला थी। क्यों? देखिए, आपकी सरकार उसमें सक्षम नहीं थी लाने में? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी सरकार एक बार नहीं, कई हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हमारी फॉरेन की पॉलिसी है उस पर मनमोहन सिंह ने भी जुबान खोला है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी यूपीए गवर्नमेंट में जुबान खोला है। तो उसकी प्रक्रिया है कोर्ट में, जैसे अगर जितने गंभीर दफ़ा लगते हैं, तो आजकल तो हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक हो गया है, तो उसी तरह से कुछ समय तो लगता है। कुछ गंभीर दफ़ाओं में तो 20-20 साल हम लोगों के देश में लगता है। कुछ जगह तो इटली का जो हत्या कर दिया था शिपर लोगों को, जो मछली लेकिन जब बीजेपी का राज चला तब अभिनंदन सही सलामत है। ठीक है, आप एक बात बताइए, 19 में 42 जवान मर गए, जहां पर हर दूसरे किलोमीटर पे पुलिस बैरिकेडिंग है, और वहां 300-350 kg RDA एक मारुति में कैसे चला गया, अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? कितना? दूसरी बात, वो अमरिंदर सिंह या क्या नाम था जो आतंकवादियों को लेकर गाड़ी में AK-47 के साथ पकड़ाया, उस पर कोई जो DSP हिंदुस्तान का कश्मीर में पोस्टेड था, जो अफजल गुरु को लाने वाला वही था। अभी तक इसकी इंक्वायरी, इनके कार्यकाल में अभी तक इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? अच्छा, आपकी पार्टी के साथ साथ कई लोग थे जो कि बोल रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए। क्या आपको आपकी देश की सेनाओं पे विश्वास नहीं है, जबकि पिटने वाला खुद बोल रहा था कि इसका हम बदला लेंगे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पे कब कही हमारी पार्टी या हम, जब BBC से लेके केजरीवाल ने जब कहा था, तब उसके बाद से राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने, ये दोनों लोगों ने उसका प्रूफ में हाँ मिलाया था। हम केजरीवाल को नहीं जानते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसकी खोज की थी। अल जजीरा, ये लोग बहुत स्टैंडर्ड के न्यूज़ हाउस हैं, और ये इन लोगों ने खोज निकाला था, BBC ने भी खोज निकाला था कि एक बूढ़े के पैर में थोड़ी चोट आई है, कुछ पेड़ के डाल कटे हैं, और इसका एविडेंस दिया गया, तो क्यों नहीं उसके बाद जवाब दी बीजेपी उस स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का? वो साबित करती। मतलब कि आपको अभी तक, मतलब आपकी पार्टी अभी तक संतुष्ट नहीं है उस सर्जिकल स्ट्राइक से, जिसमें से आतंकवादी मरे थे? स्ट्राइक तो संतुष्टि की बात नहीं ना है, वो तो बनाया गया था। जैसे अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बादल में छुप करके चले जाओ, बादल का सहारा लेकर के। भैया, वो तो जेट चलाने वाले हैं, पायलट भी बन गए हैं, वैज्ञानिक भी बन गए हैं, डॉक्टर भी बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गए हैं, वो ज्ञान देते हैं। ये आप भी सुने होंगे कि बादल का सहारा लेकर के और अपना फाइटर घुस जाओ। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे कि देखा
बहुत ही मुद्दे पे और बहुत ही अच्छा तरीके से बात हुआ और हमें खुशी हुई कि इतना जवाब देने के लिए कोई कांग्रेस का नेता हमारे सामने आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और सभी हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन और अमृत महोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।